रहीम सस्टेन एंजियोजेनेसिस। अब सस्टेन एंजियोजेनेसिस भी ये एक हॉलमार्क है कैंसर, जो कैंसर को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ट्यूमर की ग्रोथ होती है वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि वहाँ पर नए ट्यूमर्स बन जाते हैं जो ट्यूमर के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ले जाती है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट वापस ले आती है। अब ये जो एंजियोजेनेसिस होते हैं ये कॉमनली सॉलिड ट्यूमर्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगर एंजियोजेनेसिस ना हो तो एक ट्यूमर जो होते हैं वो 1 to 2 मिलीमीटर साइज से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, अगरचे उसके साथ डिफरेंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हो। अब नॉर्मली क्या होता है सही है कि हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है सही है, आर्टरीज वगैरह, वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ले जाती है टुवर्ड्स द सेल, चाहे ये ट्यूमर की सेल्स हो या नॉर्मल सेल्स हो सही है, लेकिन नॉर्मली ये प्रोसेस होता है। और फिर वहाँ पर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू। फिर उनको ड्रेन करने के लिए वेनस सप्लाई होती है सही है, वेन्स उनको वहाँ से ड्रेन करती है और यहाँ पर इसी तरह ये टिश्यूज नॉरिश होते हैं। लेकिन जब एक न्यूक्लियस या ग्रो करती है साइज में तो वहाँ पर जो सेल की ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होने के साथ साथ वहाँ की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की वो भी बढ़ जाता है सही है। जब ये दोनों बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेगा और इस वेस्ट प्रोडक्ट को भी वहाँ से निकालने के लिए ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होगी, तो इसलिए वहाँ पर न्यू एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। यानी मतलब यह है कि न्यू मीन्स नए ब्लड वेसल्स बनेंगे। एंजियोजेनेसिस सिंपली डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स सही है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल। वहाँ पर जो ऑलरेडी बने ब्लड वेसल्स होते हैं ये ब्रांचिंग दे देंगे टुवर्ड्स द ट्यूमर और वहाँ पर नए ब्लड वेसल्स बन जाएंगे। लेकिन अब ये जो ग्रोइंग कैंसर है जो नए ब्लड वेसल्स बनाते हैं, न्यू एंजियोजेनेसिस करते हैं, ये पुराने ब्लड वेसल जैसे नहीं होती, ये ड्यूल इफेक्ट रखता है। एक तरफ तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ से रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर होती है बहुत तेजी से। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है नई ब्लड वेसल्स की, वो अगेन दो और काम करते हैं सही है। किस तरह, ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जिस तरह इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है सही है, ये जाकर जो ब्लड वेसल्स की सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, उनकी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरह प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर है, ये क्या कर देता है, जो ब्लड वेसल्स के वॉल होते हैं उनको रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और ये दोनों भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्यूमर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती, ये एबनॉर्मल होती है, ये बहुत ज़्यादा डायलेटेड होते हैं, लीक होते हैं और हैज़र्ड कंडीशन में होती है। मतलब ये कि एक नॉर्मल से हम इसको कंपेयर करें ये उसी तरह नहीं रहती, एबनॉर्मल होती हैं। और इन्हीं ब्लड वेसल्स को की वजह से, क्योंकि डायलेटेड भी है और लीकी भी है, मेटास्टेसिस होती है सही है। वो जो कैंसरस होते हैं उनसे कोई पार्ट डिटेच होकर जगह किसी और जगह में कैंसर का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं और ये किस चीज़ को लीड करते हैं, मैलिग्नेंसी को, बहुत खतरनाक कैंसर को। अब एंजियोजेनेसिस कब होगा कब नहीं होगा ये भी एक बैलेंस पर डिपेंड करता है। कौन से बैलेंस, ये जो एंजियोजेनेसिस है, एक तरफ होते हैं एंजियोजेनिक प्रोमोटर, ऐसे फैक्टर्स जो एंजियोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ होते हैं एंजियोजेनिक इनहिबिटर्स जो एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं, यानी कि ये ब्लड वेसल्स की प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा और ये ब्लड वेसल की प्रोडक्शन को प्रोमोट करेगा। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो ट्यूमर की डिफरेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट एंजियोजेनिक फैक्टर्स को रिलीज करता है। इन्फ्लेमेटरी सेल जिस तरह मैक्रोफेजेस वगैरह है ये भी, स्ट्रोमल सेल जो ट्यूमर की सपोर्टिव सेल्स होते हैं जिस तरह फाइब्रोब्लास्ट है ये भी, या वहाँ पर डिफरेंट जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं ये वहाँ पर प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर होते हैं जिस तरह बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जैसे हैं। एक तरफ ये फैक्टर्स जोर लगाते हैं ताकि क्या करे, एंजियोजेनेसिस को इंड्यूस करे, दूसरी तरफ एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर होती है, डिफरेंट एंजाइम आ जाते हैं और वो प्लाज्मिनोजन और कोलेजन के प्रोटीवलेटिक क्लीवेज कर देते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और वहाँ से रिलीज करते हैं एंजियोस्टेटिन को और एंडोस्टेटिन को। ये दोनों क्या करते हैं, ये एंजियोजेनेसिस को स्टॉप कर देते हैं। अब अगर ये पावरफुल हो जाए, इस पर उबूर हासिल करे तो एंजियोजेनेसिस नहीं होगा, और अगर ये पावरफुल हो जाए और इसको ओवरकम करे तो एंजियोजेनेसिस होगा। कैंसर की कंडीशन में ये जो पड़ रहा होता है यहाँ पर क्या होता है, भारी होता है, बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है सही है। तो इसी वजह से वहाँ पर फिर एंजियोजेनेसिस स्टार्ट ले लेता है और नए ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद इन्होंने 3 तरह के मैकेनिज्म पढ़े हैं और एक क्लिनिकल पढ़ाया है सही है आखिरी पैराग्राफ में, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब सिंपली ये आप लोग समझे कि टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिल रही है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक से कम मिल रही है, डिफिशिएंट मिल रही है। तो ये क्या कर देते हैं, ये एक स्टिमुलस है किस चीज़ के लिए, कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन सेंसिटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिस तरह है HIF1 अल्फा।
ये फिर आगे क्या कर देते हैं, ये प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं प्रो एंजियोजेनिक साइटोकाइंस की, जिस तरह है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। और ये आगे क्या करता है, ये दो काम करते हैं, एक ये एंडोथेलियल सेल की डिवीजन स्टार्ट कर देता है, दूसरा ये जो नई ब्लड वेसल बनती है इसको गाइड करते हैं ट्यूमर की तरफ। लेट से यहाँ पर ट्यूमर है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर ये रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये इससे आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो नए ब्लड वेसल ट्यूमर की तरफ बना देते हैं, उसको गाइड कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन दो तरह के होते हैं, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में होगा या ऑन्कोजीन्स में होगा। सिंपली ऑन्कोजीन्स में उसका एक्सप्रेशन बढ़ा देगा, ट्यूमर को सपोर्ट कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन जिस तरह क्या है P53 जीन है, जो डीएनए के डैमेज और सेंस करने में और फिर उसके रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं, और अगर रिपेयर ना हो तो उसकी एपोप्टोसिस कर देता है। अब ये P53 क्या कर देते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं एंजियोजेनिक इनहिबिटर को, जिसका नाम है थ्रोम्बोस्पोंडिन 1। और ये आगे क्या कर देता है, ये वास्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर जो होते हैं उनको सॉरी मैं गलत हो गया, और ये आगे जाकर एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है। सही है। अब जब ये एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं, अगर इसमें म्यूटेशन हो गए और इसका एक्सप्रेशन कम हो गया, फिर आगे ये जो थ्रोम्बोस्पोंडिन 2 है इसका भी एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा तो एंजियोजेनेसिस बढ़ जाएगा। ऑन्कोजीन में जब म्यूटेशन आते हैं इनमें इंक्रीज हो जाते हैं, इनका फंक्शन एक्सप्रेशन वास्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर को इंक्रीज कर देता है। सही है। जब ये इंक्रीज हो जाते हैं तो यहाँ पर ये दो फैक्टर्स एंडोथेलियल सेल की डिवीजन और गाइडेंस ऑफ द न्यू ब्लड वेसल सही है टुवर्ड्स द ट्यूमर। आखिरी नंबर पर आ जाता है जिसको इन्होंने नाम दिया है कि रास में काइनेस पाथवे। सी है, इसमें क्या होता है, रास में पाथवे जब एक्टिवेट हो जाते हैं ये वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की क्या कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, और ये आगे जाकर एंजियोजेनेसिस करता है। इसके अलावा जो रस और माइक जीन है सही, ये भी एक किस्म के ऑन्कोजीन है। जब ये अपने प्रोटीन्स बना देते हैं तो ये भी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है और वहाँ पर एंजियोजेनेसिस होता है। फिर आखिरी पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि हाँ ट्यूमर्स जब का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ता है सही, लेकिन इनके बढ़ने से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम इसकी थेरापी के लिए कोई मैकेनिज्म ढूंढ सकते हैं। जिस तरह क्या होता है कि हमने एक ड्रग में एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना दिया जिसका नाम है बेवासिजुमेब। सही है। ये बेवासिजुमेब क्या कर देता है, ये जो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है इसको इनहिबिट कर देता है, इसका इनहिबिटर है, और वहाँ पर आगे फिर एंजियोजेनेसिस और एंडोथेलियल सेल की डिवीजन नहीं होगा। इस तरह एंजियोजेनेसिस हम स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये बात कहते हैं कि जिस तरह हमें तवक्को है कि ये बहुत ज़्यादा परमानेंट इलाज होगा, नहीं, ये 2-3 महीने के लिए इस तरह रहते हैं, फिर अगेन वही एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे तवक्को के मुताबिक ये बहुत कम है। इसलिए अभी भी जो होता है इस पर रिसर्च स्टार्ट है ताकि हम ऐसी चीज़ें को बना दें, ऐसे इनहिबिटर्स बना दें हम एंजियोजेनिक प्रोमोटर्स की, ताकि वो एंजियोजेनेसिस को स्टॉप कर सके और कैंसर की थेरेपी में हमारी हेल्प कर सके। अल्लाह हाफिज़।